अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको स्पिनिच का बता रही थी। तो जैसे पालक का इस्तेमाल लोग करते हैं अपने डाइट के लिए, और पालक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है जिस्म में जो है लोगों को एनीमिया की तकलीफ़ होती है, हेमोग्लोबिन की तकलीफ़ होती है, उसको जो है ये पूरा करने में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि पालक हम रोज़ाना खाते हैं लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको सैलड के जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह यही मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि पालक खाने का सही तरीका और आपको इस तरह फ़ायदा पहुंचेगा। तो पालक को आपने जो क्या करना है, जब भी आपको उसका इस्तेमाल करना है, इसको ब्लांच करना है आपने। गर्म पानी में आप उसको थोड़े वक्त के लिए रखें और उसके बाद उसका स्मूदी बनाएं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है बच्ची, जी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैंने शुक्र कॉल की, मैंने कहा मैं होल्ड पे ही रखूंगी कि मेरी कॉल कट ना जाए ना। है। जी बहुत तो बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी चीजें आप बताती हैं। आज तो मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह लाइव प्रोग्राम हो आपका। ओ बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। बच्ची पिछले 4 नवंबर को मेरा ब्लड प्रेशर, पहले तो मुझे ब्लड प्रेशर कोई तकलीफ नहीं थी, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई हुआ तो मैं इमरजेंसी में गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम सब हॉस्पिटल में जाओ। लंबी स्टोरी है, देखो मुख्तसर बताऊं। फिर वो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हम करेंगे कि फिर खत्म हो गया ना थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, ये आके खत्म हो। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सिम्टम है तो ये वो क्या कहते हैं, मैंने जोला के पता नहीं क्या ना। मेनिंजाइटिस। ना ना, मैंने डायटिस नहीं। खैर मैं स्पेलिंग आपको बताती हूँ ना जिसके फिर वो है आपको कि वो ये है कि ब्रेन में कोई चीज हो जाती है ना। ट्यूमर नहीं है लेकिन अच्छा उस अच्छा, हाँ ब्रेन में वो कुछ वाइट मैटर वगैरह कुछ उसकी मिकदार बढ़ जाती जिस वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ होती। तो आपको क्या मतलब, आपका सवाल क्या है? उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन कर ना ऑपरेट करेंगे ना। तो मैंने कहा मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ बिल्कुल उसके लिए। तो वो उसके बाद फिर मैं उन्होंने कहा कि अच्छा जब तुम रेडी हो जाओ। उन्होंने मुझे स्टीरॉयड दी ना। तो जो अच्छा मुझे सर में दर्द होता था वो तो मेरा खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन आपको फिर मुझे सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम है जी, आपके? वो सिम्टम मेरे ब्रेन में है ना। उसके बाद तो मुझे जब मेरे 5 दिन की सिर्फ दी थी कि मैंने कहा मैं अभी रेडी नहीं हूँ ना, मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो पहले मैंने कहा मैं जो कुछ भी होगा रूहानी करूंगी। तो उसके बाद फिर देखेंगे फिर क्या होगा। दोबारा मेरा अब यकम को फिर दोबारा स्कैन है। तो फिर अच्छा मैंने कहा था मैं आपको उसका नाम सही अभी बताती हूँ। तो मुझे आप बता देना। मैं जो भी मुझे कोई पढ़ने के लिए बताते हैं मैं यही जी जी, करती हूँ। वो कहते इंशाल्लाह हैं बाज चले। दफा तो ये तो साइलेंट होता है, किसी को पता भी नहीं चलता ना। जी जी, ट्यूमर है तो कुछ है कहा उन्होंने, कुछ कोई ट्यूमर है लेकिन अलग तरह के ट्यूमर्स भी होते हैं ब्रेन के अंदर। हाँ, इस पे कीमो भी नहीं कराते, कुछ भी नहीं कराते। ये हाँ जैसे हाँ गोश्त के साथ वो दूध होता है ना, हाँ, उस मैं इसको समझ काट। गई। ये जो आप जो बोल रहे हो इसका कुछ नाम होता है, और ये ज़्यादातर ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है, जो हाइपरटेंशन्स होते हैं, IIH होता है सर में, उस वजह से रीज़न से होता है। इंशाल्लाह मैं आपको नुस्खा बताती हूँ और आप उस पे अमल करें इंशाल्लाह। फिर आप अपना स्कैन करें और देखिए आपके लिए क्या बेहतर अल्लाह हाँ ने ना, दुआ सोचा। भी करना बच्ची। बहुत मैंने बहुत इतनी दुआ की आज, अल्लाह का लाइव भी आपको लेके आ गया। जी जी, और आप इतने अच्छे नुस्खे बताती। मैं तो सारे लिखूंगी। बाज़ दफा मैं फोन में रिकॉर्ड करती हूँ ना, फिर रिकॉर्डिंग मुश्किल जी हो जी, जाती है। मैंने बहुत कहा बहुत सारे शुक्रिया इतने अच्छे आपका। नुस्खे। मेरा वेट भी कम होता है, याद है मैंने आपको पहले बताया। और जी जी, फाइबर मुझे ये आज बाकी आप फाइबर बता रही हैं बच्ची ना। फाइबर बताएं कि हम लोग, और कितने आसान आप बता रही हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको बताती हाँ, हूँ, ठीक दुआ है? में जरूर याद रखना। जी मेरा जी नाम बेशक, सुबिया है। अच्छा बच्ची, आप भी जरूर याद दुआ करें जी। करना। मैं देखो जी अल्लाह ने बिल्कुल। मिलाया है आज इंशाल्लाह। तो मैंने इसलिए मैंने कहा था नहीं, मैं जब तक कोई रूहानी लोगों से नहीं मिली उसके बाद नहीं तक नहीं, मैं नहीं करती इंशाल्लाह ना। सब लोग जो भी आपको देख रहे हैं, हमारा कॉल सुन रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपनी दुआ में इनको शामिल करें, तो अल्लाह ताला इनके जो रास्ते हैं वो आसान करें इंशाल्लाह। ठीक है, आमीन आमीन, आमीन। फी अमान ओके, अल्लाह बच्ची, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बारकल्ला फ़ीक। अच्छा, ये मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी, ठीक है? चलिए आप इससे नुस्खा कर ले, क्योंकि ब्रेन की थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इंशाल्लाह। तो बहुत सी चीज़ें जो है ब्रेन में चल रही होती है, और कभी कभी पता है अक्सर ऐसा होता है, मैं अपना बताऊंगी ब्रेन को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपनी कंट्रीज़ में जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो ये वन ऑफ द रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है पास में, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है हम अपने मुल्कों में जाते हैं, फिर हमें जो यहाँ पे बीमारियाँ हो रही होती हैं, हम अपने मुल्कों में जाते हैं और वहाँ से कोई जो है मेडिसिन शुरू कर देते हैं। अच्छा, सबको ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को इस चीज़ की शिकायत होती है।
प्रोलैक्टिन वगैरह होते हैं। जब हम वहाँ की दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं और जब हम यूके में आते हैं और जब हमारा टेस्ट होता है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो एमआरआई हो, स्पेशली सर का, तो क्योंकि हम इतनी हैवी डोज खा रहे होते, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं बाकी मुल्कों की, और क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे होते हैं, दवाइयों में बहुत फ़र्क होता है। कंपनीज़ बाज़ दफ़ा एक जैसी भी होती है, कंपनीज़ अलग होती है, लेकिन जो डोसेज होते हैं, जो उसमें केमिकल्स होते हैं या जो भी उसमें नबातात मिले हुए होते हैं, वो कंट्री के हिसाब से, मुल्कों के आबो हवा के हिसाब से, वेदर के हिसाब से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। अब जैसे हमने दवाइयाँ वहाँ से खा रही हो और हमारा कोई टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो हमारे सर पे वो चीज़ ज़्यादा असर हो जाती है। प्रोलैक्टिन अगर हमारा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से यहाँ पे जैसे सर के अंदर जो है IAH करके एक आता है जो हाइपरटेंशन को बढ़ा देता है, वो वन ऑफ द रीज़न होता है। और ऐसा हो गया था कि जैसे अभी बस आपको सर्जरी करनी होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ है, अगर आपने कोई बाहर से दवाइयाँ लेकर खा रही हो, तो आप उसको बंद कर दें। 15-20 दिन के अंदर आपने इंशाल्लाह उसमें फ़र्क देखेंगे। ये हुआ है और ये एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं इसलिए आपको इतने यकीन के साथ बता रही हूँ कि ऐसा भी मामला होता है और बहुत असर करती है। तो कभी भी जब भी आप कोई बाहर की मुल्कों की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, गुजारिश है मेरी कि आप प्लीज़ यहाँ पे अपने जीपी से कंसल्ट कर ले। ये होता है उसकी वजह से कि यहाँ की जो जीपी होती है, वहाँ जो दवाइयाँ हम वहाँ से लेकर आते हैं, वो यहाँ में मिलती जुलती दवाइयाँ, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो आपको दवाइयाँ लिख के दे सकते हैं। आप अपने अगर शेयर करें उन लोगों से, तो वो बिल्कुल वो देते हैं और वो काफ़ी हद तक जो है फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके एमआरआई में चाहे किसी भी जिस्म का हिस्सा हो, कोई सिस्ट बन चुकी है, एक ये होता है ना कि आपकी सिस्ट अभी बनी है जिस्म में, चाहे कोई भी ट्यूमर हो जाए या कोई रसोली हो जाए, अगर ये बहुत पुरानी रसोली है, बहुत पुराना सा गांठ है, कुछ बन चुका है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको ऑपरेट करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाते हैं। वन ऑफ द रीज़न ये होता है, या फिर ये हमारे लिए बेहतर होता है हमारे हक़ में, क्योंकि किसी किसी को बहुत लेट चीज़ें पता चलती है और किसी किसी को बहुत ही शुरुआत में ही चीज़ें पता चल जाती है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपको दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जो हर कहाँ के डॉक्टर्स ये होते हैं कि वो आपको 2 से 3 ऑप्शन ज़रूर देते हैं। अगर वो वो सिर्फ दवाइयों से उसको मेल्ट कर सकते हैं या पिघाल सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो वो उस पे जाते हैं। फिर उसके साथ साथ हम अपने जो है नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन कुछ रसोली, कुछ गाँठें, कुछ सिस्ट जो होती है, उसको ऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले आपको ये समझनी है, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करनी है। लेकिन अगर डॉक्टर आपसे कहता है नहीं, ये निकालना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप इसके साथ रह सकते हो, तब आप उसको नुस्खे के ज़रिए जो इंशाल्लाह अपने जिस्म से जो है उसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये 2 अलग अलग बातें, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब सर का मामला होता है तो लोग बहुत डर जाते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेशन भी बताते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको जो है इससे गुज़रने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें बहुत हिम्मत दे, तो कोशिश करें इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब मैं आप नुस्खे पर आती हूँ। नुस्खा आपने क्या करना है, कलौंजी का जो ऑयल, कलौंजी का तेल जो होता है, अच्छा, कलौंजी का ड्रॉपर एक आता है, कलौंजी एक छोटा सा बॉटल आती है, छोटी वाला जो तेल होता है, खालिस होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए कलौंजी का ऑयल। उसे आपको क्या करना है, अपनी नाक के ज़रिए उसको 2-2 ड्रॉप आपने डालनी है। पहले 1 ड्रॉप डालना है, एक राइट में डालें, और जब थोड़ा सा सर ऊपर करके डालें, जैसे भी आपको आराम मिलता है। अच्छा, कलौंजी का जो तेल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तीखा टेस्ट होता है। जब आप उसको नाक में डालोगे तो एकदम, जो पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है उसको बहुत से अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। तो इसलिए आप पहले 1 ड्रॉप एक नाक के नथनों में डालें, फिर दूसरा ड्रॉप दूसरे नथनों में डालें, इसी तरह करके 2 ड्रॉप इसमें डालना है राइट में, फिर 2 ड्रॉप डालना है लेफ़्ट में। तो अकॉर्डिंग टू आप कैसे उसको डाल सकते हो, जैसा आपको रिएक्शन कैसे होता है, जैसे आपको तीखा लगता है, हलक में उसका जाता है, तो वो होता है। तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें जब तक आपका जो एमआरआई दोबारा होने वाला है, जो भी, इंशाल्लाह आप ये ज़रूर आप इसको करें। और जब भी कलौंजी का आप जब भी इस्तेमाल करें,
उसके लिए ज़रूर अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि जैसे सबको पता है ये बात कि कलौंजी हर बीमारी का जो है अल्लाह ताला ने शिफा जो है कलौंजी में दिया हुआ है सिवाय मौत के। तो इस नीयत से उसको इस्तेमाल करना है। जब भी हम किसी सुन्नत को ज़िंदा करें तो इस यकीन के साथ करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसमें हम लोगों के लिए शिफा लिखी है और मैं इस यकीन के साथ इसको खा रही हूँ या मैं इसको डाल रही हूँ, तो अल्लाह तू शिफा देने वाला है और तू ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो आप इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें और आप टेस्ट में क्या आता है इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे, जो भी देख रहे हैं हम लोगों को। आप इंशाल्लाह आज के बाद आपको हर कोई अपनी दुआओं में याद रखेगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी दे और आपको शिफाए कामला दे और अच्छी सेहत अता फ़रमाए। ठीक है, ये 3 चीज़ें, इस चीज़ को आप ज़रूर करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने शो के लिए। पालक की बात बता रही थी मैं। पालक का इस्तेमाल, जब भी आपको पालक का इस्तेमाल करना है, आपने जूस में आप उसको स्मूदी बना रहे हो या उसको सूप बना रहे हो, हमेशा उसको ना ब्लांच करना है। गर्म पानी लेना है, बॉयल आप पानी कर ले या आप गर्म पानी कर ले, बॉयल नहीं भी करना तो इतना तो गर्म हो कि आप उसमें पालक डालें और वो सुकड़ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी सूप बनाना है, पालक का स्मूदी बनाना है या आपको एज अ सैलेड खाना है, तो आपने क्या करना है, गर्म पानी में पालक को कुछ वक्त के लिए भिगो के रख दें। फिर जब वो सॉफ्ट हो जाए फिर आप उसको चाहे तो सूप बना के पिए, आप उसको अपने स्मूदी में डालें या आप अपने उसको सैलेड में डालें। इसको कच्चा नहीं खाना है। कच्चा खाने से जो है हमें परेशानी होती है, जो उसमें अल्लाह ने ग़िज़ाइयत दी है वो हमारे जिस्म तक नहीं पहुंचती है और फिर हम उसको रोज़ भी खाएं तो ना हम जिस ज़रिए से हम खा रहे हैं, जिस वजह से हम खा रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा भी नहीं पहुंचता है। तो ये सही तरीका है। और जिन लोग को फतरी होती है, स्टोन की शिकायत होती है, वो अक्सर जो है पालक को यही रीज़न नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह जैसा मैं बता रही हूँ आप उस तरह इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फतरी भी नहीं होगी और इससे आप जो है आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पालक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जिनको एनीमिया की, जो सीवियर एनीमिया हो या किसी को एनीमिया हो रहा, हेमोग्लोबिन की कमी है, उसके लिए पालक को इस तरह आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरा आते हैं सवाल आता है कि केल का इस्तेमाल हम कैसे करें। केल का इस्तेमाल जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिस भी आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हो उसको ब्लांच करके ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी में कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ें और फिर उसको आप इसका इस्तेमाल करें। केल का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको बोन की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों की कोई भी तकलीफ़ परेशानी हो। केल बहुत फ़ायदा पहुंचाता है जिस्म के अंदर और रोज़ाना इसका इस्तेमाल जो है हमारे दर्द में जो है बहुत कमी लाता है। और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना और भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सर्दी में जो है जिस्म के जितने भी जो दर्द है वो जाग जाते हैं, समझ ले, मतलब हर दफ़ा में पेन होता है और इसका और दवाइयों से और पेन किलर तो हम खाते हैं वक्ती तौर पे तो पेन बंद हो जाता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी कम इस तरह कर सकते कि आपने केल का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये इसका सही तरीका जो है खाने का है। ठीक है, और ये बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन के वालों के लिए भी केल बहुत फ़ायदा देता है जिन लोगों को। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जिनके जिस्म के अंदर जो बॉडी अंदर से इन्फ्लेमेशन होती है, उनको आर्थराइटिस हो, साटिका पेन हो या बोन प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर जो है उन्हीं को होती है। तो जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि अदरक का इस्तेमाल भी इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, लेकिन अगर आप उसको कच्चा इस्तेमाल करें खाने के लिए तो वो आपको और भी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो नुस्खा वही है कि जब भी आप किसी नुस्खे की नीयत से कोई चीज़ खा रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें किस तरह से खानी है और कैसे खानी है और कितनी खानी है, तो ये तरीका होना चाहिए। तो उसी तरह केल का इस्तेमाल भी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए खाया जाता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसी तरह हम बहुत से जो है स्विस चार्ट, जैसे सफ़ेद मूली जो होती है या फिर सफ़ेद बीटरूट जो होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो भी हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसको भी सैलेड के हिसाब से यहाँ पे बहुत स्विस चार्ट कहते हैं उसको, उस लीफ को। तो उसको भी जो है हम ऐसी कच्चा खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसको भी आप ब्लांच करके अगर आप सूप पी रहे हो उसके लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है आपको। और ये सब जो है जैसे साग होते हैं, साग के जैसे हम सर्दियों में साग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उसी तरह इसका भी इस्तेमाल आप साग की तरह कर सकते हैं।
पालक को भी इस तरह आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ये हमेशा याद रखेंगे कि आपको किस तरह ये चीज़ खानी है। इंशाल्लाह एक बार प्रॉपर तरीका अगर हमको पता चल जाता है, सही चीज़ें जो हमें पता चल जाती है कि हमें किस तरह इस्तेमाल करना है खाने पीने की चीज़ें, तो वो हमारे लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होती है और वो हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली होती है। लेकिन क्योंकि हमें चीज़ों का पता नहीं होता है तो हम उसका फ़ायदा उठा नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कोई बाज़ार से या किसी से सुनकर कोई चीज़ का इस्तेमाल करें तो उसका सही तरीका जानना और सही क्वांटिटी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि सुनी सुनाई बातों से घर में लाके वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनकी जो है किडनी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई कोई जड़ी बूटियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती होती है और अगर आप उसका इस्तेमाल और क्वांटिटी सही तरीके से हमें नहीं पता हो तो ये हमारी किडनी पे असर करती हैं। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। उसी तरह जो पेन किलर्स होते हैं, मैं हमेशा पेन किलर से बहुत बचती हूँ, क्योंकि दर्द वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो पेन किलर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वाकई में अगर हमें चलने फिरने तकलीफ़ हो रही है तो एक पेन किलर से हमारी जो दर्द है, जो अंदर की इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाती है और हम चलना शुरू करते हैं। लेकिन उसकी आदी बन जाना, पेन किलर का आदी बन जाना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो हमारे जिस्म के ऑर्गन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही होती है। और बहुत से लोग जो है जाके काउंटर पे चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि अगर 2-3 दवाइयाँ हमें, अक्सर ऐसा होता है कि अगर 2-3 दवाइयाँ हमारे जिस्म में असर कर रही है, स्पेशली पेन किलर भी मैं बोलूँगी, तो क्या करते हैं हम किसी से एडवाइस नहीं लेते हैं, हम किसी से पूछते नहीं हैं, ना किसी बड़ों से, ना किसी डॉक्टर से, ना किसी हकीम से। हम सीधा जाते हैं मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से हम अपनी दवा, हमको जो है नाम पता होता है और कुछ चीज़ें जो है ऑन काउंटर मिलती है, वो हम लेते हैं, हम खाना शुरू करते हैं। उसका असर ये होता है कि कुछ सालों के बाद हमें किडनी प्रॉब्लम और सबसे पहले प्रॉब्लम जो होती है वो हलक का वरम होता है, जो हमारे जो हम हज़म करते हैं, हलक का वरम होता है, और उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है किडनी ख़राब होने की। तो ये बिल्कुल भी, और यहाँ तक कि बुखार की गोलियाँ, दवाइयाँ भी जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हम खाते हैं, उससे भी परहेज़ करना चाहिए। और इसीलिए हमेशा जो है टेम्परेचर का जो आला होता है वो अपने पास रखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे प्री मेनोपॉज में अक्सर औरतों के साथ ये होता है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर फीलिंग और महसूस जो होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गई हो, जैसे ना होठ बहुत गर्म हो गए हो, भाप गर्म जैसे फीलिंग, जैसे हॉट जो स्वेटिंग जो हमको होती है, फिर हॉट फ्लैश हमको होते हैं। तो उस वजह से बहुत सी ख़वातीन को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि हो सकता है उनको बॉडी टेम्परेचर हो गया, उनको बुखार आ रही है, क्योंकि उनको सिर्फ हाथ लगाने से पता चल गया है कि बहुत बॉडी जो है वो वार्म हो गई है। तो उस वजह से ख़वातीन क्या करती है कि रोज़ सोने से पहले आपने पैरासिटामोल खा रहे हो या फिर कोई अभी बुखार की दवा खा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। नाज़रीन, हमारे एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।